अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कुछ आखिरी लेक्चर्स जो हुए फिजिकल क्लासेस हम नहीं ले पाए, ऑनलाइन आपसे कुछ कम्युनिकेशन लेक्चर्स के ऊपर हुई। हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस का एरिया शुरू किया था, ये उसका पास्ट पेपर एनालिसिस तो मैं आपसे शेयर कर चुका था क्लास में लास्ट लेक्चर में। तो उसके बाद हमने फिर डिफरेंट जो सोर्स ऑफ फाइनेंस की ऑप्शंस थी उन पर बात की। फाइनेंशियल जो लोन्स एंड एक्विटी के सोर्सेज हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया। फाइनेंस का सोर्स कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, क्या फैक्टर्स हमें कंसिडर करने चाहिए, या दैट इज़ हमें सवाल आ सकता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में मैंने आपको यकीनन बताया कि इसमें हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन ज़्यादातर जो टेस्टिंग इसकी हुई है पास में वो MCQs के थ्रू ही हो पाई है। लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पे हमें मॉडल पेपर में ज़रूर ना रहता है क्वेश्चन 8 नंबर का, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर और आगे 0। तो 3 जो एक्चुअल अटेम्प्ट हुई हैं उनमें सिर्फ 4 नंबर का एक इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आया है, बाकी सारे MCQs ही आते रहे हैं। तो बहरहाल ज़्यादा पोटेंशियल इसका MCQs का ही है। हमें रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग इसको लेके चलना है। तो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, फिर हमने इक्विटी पे डिस्कशन अपनी कंप्लीट कर ली थी, और इसमें हमने मेथड ऑफ फ्लोटेशन में IPO, प्राइवेट प्लेसिंग, इंट्रोडक्शन पे बात हुई थी। देन हमने राइट शेयर इशू को डिस्कस किया था, बोनस शेयर इशू पे बात हुई थी, और लॉन्ग टर्म लोन्स पे हमने बात शुरू की, और बैंक लोन्स तक हम पहुंचे थे गालबन लास्ट लेक्चर में। तो कोई सवाल, यहीं तक थी बात हमारी, इससे आगे हमने चलना है। तो पीछे किसी पॉइंट पे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए। अक्सर बच्चे पूछ रहे थे कि हमने इसको रटना है, कितना याद करना है, तो मैं फिर बता दूं कि हमने इसको रोड लर्निंग की तरफ नहीं जाना। इट्स नॉट वर्थ इट कि इतने आप ज़्यादा चैप्टर्स हैं उनको रोड लर्निंग करें, सिर्फ 2 या 4 नंबर के राइटिंग का क्वेश्चन आना है। उसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, ताकि अगर MCQs आए उनको हम अंडरस्टैंडिंग के साथ ही जवाब दे पाएंगे। रोड लर्निंग से MCQs जवाब नहीं दे पाते हम इसका। और अगर हमने अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा होगा तो अगर मैं 3-4-5 नंबर का लिखने को भी आएगा तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम 4-5 नंबर का जवाब लिख पाएंगे। हमें यहाँ पे 15-20 नंबर का सवाल लिखने को नहीं आना, जिसके लिए हमें बहुत बड़ी ज़्यादा चीज़ों को बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में याद रखने की जरूरत है। हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ इनको पढ़ना है, तो वो काफ़ी रहेगा हमारे लिए। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस में हमने बात की थी, कंपनी को लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस चाहिए। कंपनी चाहे तो वो बैंक से भी ले सकती है और चाहे तो वो पब्लिक से भी ले सकती है। पब्लिक से फाइनेंस लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसका जेनेरिक नेम डिबेंचर है, लेकिन पाकिस्तान में इसको टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट कहा जाता है, एब्रीविएटेड एज TFC। देयर आर मेनी अदर नेम्स एज वेल, लेकिन जेनेरिक नेम एक TFC और पाकिस्तान में टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स को कहा जाता है। तो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट या TFC क्या है? बेसिकली जिस तरह पब्लिक से कंपनी एक्विटी रेज करती है तो उनको शेयर इशू करती है, इसी तरह पब्लिक से अगर डेट रेज करेगी तो उनको डिवेंचर या TFC इशू करती है सर्टिफिकेट। तो बेसिकली TFC हुआ क्या, इसमें कुछ टर्म्स लिखी होती हैं। ये एक्नॉलेजमेंट है इशूड बाय कंपनी टू इन्वेस्टर, किस चीज़ की? अमाउंट ऑफ डेट रिसीव्ड, रीपेमेंट पैटर्न एंड इंटरेस्ट रेट एंड पेमेंट पैटर्न। इसको रेट का बड़ा यहाँ बेस हो गया। तो TFC या उस पे में क्या क्या लिखा नजर आएगा, कितना डेट इशू किया गया है, उस डेट की रीपेमेंट डेट, और पेमेंट का पैटर्न क्या है, क्या किस्तों में पे होना है कंपनी ने या लमसम पे करना है, और इंटरेस्ट रेट क्या है, उसकी पेमेंट का पैटर्न क्या है, इंटरेस्ट रेट मंथली है पे होना है, क्वार्टरली पे होना है, सालाना पे होना है, या वो भी मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल के साथ इकट्ठा ही पे होना है बुलेट में। डिबेंचर्स के लिए और टर्म जैसे मैंने कहा जो यूज की जाती है नॉर्मली लोन स्टॉक, लोन नोट्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये भी TFC के लिए ही आप कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव टर्म्स हैं जो कि हमें डिफरेंट किताबों में पढ़ने को मिल सकती हैं। अच्छा, जब हम कुछ फीचर्स पे बात करते हैं डिबेंचर या TFC के, डिबेंचर्स कैन बी लिस्टेड और अनलिस्टेड। हाँ, बस यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि लिस्टेड डिबेंचर सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के हो सकते हैं। लिस्टेड कंपनीज भी डिबेंचर इशू कर सकती हैं, अनलिस्टेड कंपनीज भी डिबेंचर इशू कर सकती हैं। लिस्टेड कंपनी के पास ऑप्शन होगी कि वो चाहें तो जस्ट लाइक देयर शेयर्स अपने डिबेंचर्स को भी लिस्ट करवा लें स्टॉक एक्सचेंज में। अब डिबेंचर को लिस्ट करवाने का फायदा क्या होगा कंपनी को, हम चलें यहाँ थोड़ा फायदे की बात भी कर लें। डिबेंचर लिस्ट करवाने का फायदा, लिस्टेड डिबेंचर अनलिस्टेड डिबेंचर में क्या डिफरेंस रहेगा? अगर कंपनी के डिबेंचर अनलिस्टेड हैं, मैंने एज इन्वेस्टर कंपनी के डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे जब वो पैसा चाहिए तो मेरे पास कोई हल नहीं है लेकिन रिडम्पशन का इंतजार करने के। जब डिबेंचर की रीपेमेंट डेट आएगी मुझे तभी पैसा मिल सकता है अगर मेरे पास डिबेंचर है वो अनलिस्टेड है। लेकिन अगर जो मेरे पास डिबेंचर है वो कंपनी ने लिस्ट करवा दिए हैं तो मैं अपने डिबेंचर कंपनी को वापस करके पैसा लेने की बजाय, उसका इंतजार करने के बजाय स्टॉक एक्सचेंज में जाकर किसी और इन्वेस्टर को भी बेच सकता हूं, क्योंकि लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकते हैं। तो स्टॉक्स लिस्टेड कम, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ लिस्टेड कंपनी के पास अवेलेबल है, सिर्फ लिस्टेड कंपनी ही अपने डिबेंचर को लिस्ट करवा सकती है। डिबेंचर कैन बी अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। नॉर्मली डिबेंचर तो है लोन, नॉर्मली लोन तो सिक्योर्ड ही होता है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका नाम ही काफी होता है, कंपनी पब्लिक उनके नाम पे ट्रस्ट करके भी पैसा दे देती है, क्योंकि उनको पता है कि भाई कंपनी के नाम की वर्थ ही 20-50 अरब है, तो 2-4 अरब के लोन के पीछे वो अपने 100 अरब का नाम नहीं खराब करेंगे। जैसे मैं नाम लूं से नेस्ले है पाकिस्तान में कंपनी, यूनिलीवर है, ये तो पूरी वर्ल्ड वाइड रिनाउंड नेम है और इनके नाम की वर्थ अरबों डॉलर में होगी।
तो 2-4-5 अरब का लोन अगर कोई अनसिक्योर्ड पाकिस्तान से उठाया तो बेसिकली सिक्योरिटी ली किस लिए जाती है कि भाई लोन लेने वाला पैसे मार ना ले, डबो ना दे, तो भाई अगर सिक्योरिटी होगी लोन देने वाले के पास तो इन केस जो बोरोवर है वो पैसा ना दे पाए तो एसेट्स को बेच के पैसे रिकवर कर सकता है जो लेंडर है, पैसा देने वाला, उधार देने वाला। तो बड़ी कंपनीज के लिए क्योंकि ये रिस्क नहीं होता कि वो लोग डिफॉल्ट करेंगे, लोन अमाउंट बहुत कम होती है उन कंपनीज के नाम की वजह से, तो बड़ी अच्छी कंपनीज को लोग अनसिक्योर्ड लोन देने पे तैयार होते हैं, बट ये बड़ा रेयर होता है। नॉर्मली लोन्स सिक्योर्ड होते हैं, डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं। और जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी कैन बी फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज से यू मस्ट बी फेमिलियर, ठीक है जी। तो पहले क्विकली फिक्स चार्ज होता है अगर आपने सिक्योरिटी ली है इमूवेबल एसेट के अगेंस्ट, फ्लोटिंग चार्ज होता है अगर आपने सिक्योरिटी ली है करंट एसेट्स के अगेंस्ट, उसको हम फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। डिबेंचर्स कैन बी रिडीमेबल या रीपेबल और इरिडीमेबल, मतलब परमानेंट, दोनों तरह के डिबेंचर्स हो सकते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं जिनकी एक डेफिनेट रीपेमेंट डेट होती है और उस डेट पे कंपनी प्रिंसिपल वापस कर देती है जिस डिबेंचर होल्डर जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है। और इरिडीमेबल डिबेंचर है परमानेंट डिबेंचर कि कंपनी ने लोन ले लिया, अब रीपे नहीं करना, कंपनी लिक्विडेशन में जब जाएगी, कंपनी जब बंद होगी तभी पैसे वापस करने हैं, जब तक कंपनी चल रही है सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। इरिडीमेबल, नॉट रीपेबल, परमानेंट है। अच्छा, डिबेंचर्स की जस्ट लाइक शेयर्स, डिबेंचर की भी नॉमिनल वैल्यू होती है। जैसे पाकिस्तान में शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? 10 रुपए। नॉर्मली 10 रुपए पाकिस्तान में शेयर की नॉमिनल वैल्यू होती है। इंटरनेशनली ये $1 है, 1 पाउंड है या 1 यूरो है, जो भी करेंसी चलती हो। इसी तरह पाकिस्तान में एक TFC की वैल्यू 5000 रुपए है, उसकी फेस वैल्यू 5000 रुपए है। और इंटरनेशनली ये $100, 100 पाउंड या 100 यूरो होती है एक डिबेंचर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू के कंसेप्ट से फेमिलियर है। आम पब्लिक जो डिबेंचर खरीदती है तो पब्लिक को सिक्योरिटी कैसे मिलती है? बेसिकली जब कंपनी कोई TFC इशू करने जाती है तो अगर हम बैंक्स, अभी हमने खैर अगली स्लाइड में लाता हूं, मैं इसके साथ इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पीछे भी बात आई थी कि डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट रेट भी लिखा होता है। अच्छा, बैंक से जब लोन लेते हो आप, कंपनी बैंक से जब लोन लेती है तो बैंक से तो इंटरेस्ट रेट निगोशिएट हो जाता है। अब पब्लिक से तो इंटरेस्ट रेट निगोशिएट नहीं हो सकता ना, पब्लिक को तो इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है और पब्लिक को इंटरेस्ट रेट जो ऑफर किया जाता है अगर वो मुनासिब लगे पब्लिक को तो पब्लिक कंपनी को लोन देगी, और अगर वो मुनासिब नहीं लगेगा तो पब्लिक लोन नहीं देगी। सो कंपनी की मजबूरी है कि वो मुनासिब रेट पब्लिक को ऑफर करे, अदरवाइज पब्लिक उसको लोन नहीं देगी। तो कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है भी मुनासिब इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाए जो मार्केट के हिसाब से बनता है। इसमें मजीद बात करेंगे। इसी तरह जब तो आप बैंक से बात कर रहे हो तो सिक्योरिटी क्या होगी? बैंक निगोशिएट करता है, जी मुझे ये वाला एसेट सिक्योरिटी में चाहिए, फॉर एग्जाम्पल फिक्स चाहिए या फ्लोटिंग चाहिए, और वहां पे फिर बैंक रजिस्टर करवाता है उस चार्ज को अपने नाम से रेलेवेंट अथॉरिटीज के पास। अब पब्लिक निगोशिएट तो नहीं कर सकती, पब्लिक तो मैसेज और इंडिविजुअल, उनसे कम्युनिकेशन टू वे थोड़ी होती है। तो वहां पे भी जो सिक्योरिटी है वो कंपनी ऑफर करती है कि भाई मैं ये सिक्योरिटी, ये प्लांट, ये बिल्डिंग, ये मशीन एज सिक्योरिटी डिवेंचर होल्डर्स को ऑफर कर रहा हूं। अब वहां पे बात आती है कि पब्लिक तो इंडिविजुअल है, वो कैसे कंपनी से सिक्योरिटी, अगर इन केस कंपनी डिफॉल्ट करे तो सिक्योरिटीज कैसे डील करेंगे? तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट थोड़ी सी बॉडी बना दी जाती है। एक आप कह लें कि पब्लिक इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए एक बॉडी बना दी जाती है जिसको जिम्मेदार ठहराया जाता है कि हम चार्ज रजिस्टर करवा रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं इस प्रोसेस को मॉनिटर करने के। तो पब्लिक इंडिविजुअली तो सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग हैं जिन्होंने लोन दिया मिलके, वो तो कंपनी से डील नहीं कर सकते, तो उनके नुमाइंदा बॉडी एक बन जाती है जो इस चीज को इंश्योर करती है कि ये चार्ज रजिस्टर सिक्योरिटी जो है वो रजिस्टर भी की जाए। सिक्योरिटी ठीक है या नहीं वो पब्लिक ने फैसला करना है। पब्लिक को ठीक लगेगी पैसे दे देगी, पब्लिक को ठीक नहीं लगेगी पैसे नहीं देगी। लेकिन जिनको ठीक लगी उन्होंने पैसे दे दिए। उसके बाद उनका इंटरेस्ट वॉच करने के लिए कैनाडा से एक बॉडी बना दी जाती है जो कि इंटरेस्ट वॉच करती है उनका कि भाई ये काम सारे जैसे कहा गया था एग्रीमेंट में उसके मुताबिक चीजें चल रही हैं। तो डिवेंचर में एक टर्म यूज होती है कूपन इंटरेस्ट रेट। कूपन इंटरेस्ट रेट से मुराद वो इंटरेस्ट रेट जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये डिवेंचर के ऊपर लिखा नजर आता है, कूपन इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जाम्पल डिवेंचर कंपनी ने इश्यू किया, उसमें इंटरेस्ट रेट लिखा आ रहा है 10% पर एनम। कूपन इंटरेस्ट रेट को नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके सालाना इंटरेस्ट पेमेंट निकाली जाती है। कूपन इंटरेस्ट रेट 10% है डिवेंचर पे लिखा, नॉमिनल वैल्यू डिवेंचर की 5000 है, तो कूपन इंटरेस्ट रेट इनटू नॉमिनल वैल्यू इज द एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट विच कंपनी विल बी मेकिंग टू द इन्वेस्टर, डेट इन्वेस्टर। नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू पे हम बात कर चुके हैं। अच्छा, एक टर्म और आती है लिस्टेड डिवेंचर के केस में, जो लिस्टेड डिवेंचर हैं उनकी मार्केट वैल्यू की भी एक टर्म आती है। डिवेंचर नॉर्मली इशू किया जाते हैं पब्लिक को एट नॉमिनल वैल्यू एट पार। मैंने यहाँ पे नॉर्मली का वर्ड यूज किया, आगे चल के इसकी एक्सेप्शन आएगी। नॉर्मली डिवेंचर नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू दोनों टर्म यूज किए जाते हैं, पब्लिक को इशू किए जाते हैं। कूपन रेट इनका फिक्स किया जाता है कब? एट द टाइम ऑफ इशू। ये कूपन रेट एट द टाइम ऑफ इशू फिक्स किया जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या इकोनॉमी में किसी भी कंट्री में इंटरेस्ट रेट हमेशा फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं? सॉरी, कांस्टेंट रहते हैं? आंसर ही नो, इंटरेस्ट रेट बदलते रहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन के मुताबिक और गवर्नमेंट की
मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक, मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी दो चीजें होती है ना, तो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बदलती है। जैसे आजकल हम कहते हैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट्स आर एट वेरी हाई लेवल, हिस्टोरिकली हाई लेवल्स में इस वक्त पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट्स। तो जब कोई भी कंपनी इंटरेस्ट लोन इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, उस डिबेंचर का कूपन रेट क्या रखा जाएगा, ये प्राइमरीली देयर आर अदर फैक्टर्स, लेकिन इनका एक मेजर डिटर्मिनेंट होता है मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी के तहत स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं। वो एक प्राइमरी इंडिकेटर होता है, उस बेस को लेके हर कंपनी अपने डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट बनाती है। ठीक है, तो जैसे यहां पे लिखा है कूपन रेट जो फिक्स किया जाता है वो एट द टाइम ऑफ इशू अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे आजकल स्टेट बैंक का बेस इंटरेस्ट रेट उन्होंने दिया वैसे 21%, तो दैट इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट कि भाई 21% तो स्टेट बैंक का रेट है, तो कंपनी ने यकीनन इससे ज्यादा रेट पे ही लोन लेना है। 21% प्लस 1 है, प्लस 2 है, प्लस 3 है, वो अलग कहानी है। लेकिन जब भी किसी कंपनी ने लोन लेना है, उसका प्राइमरी डिटर्मिनेंट होता है उस वक्त लोन लेने के वक्त या इंस्ट्रूमेंट डिबेंचर इशू करने के वक्त मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। से आज हम कहते हैं मार्केट में इंटरेस्ट रेट 21 चल रहा है, हम कहते हैं से जब इशू किया डिबेंचर 22% पे इशू कर दिया डिबेंचर, 5,000 रुपए का डिबेंचर है, कंपनी ने 22% उस पर रेट का ठप्पा लगाया, दे दिया पब्लिक को 22% रेट मुनासिब लगा, पब्लिक ने कंपनी को 5,000 देकर इंस्ट्रूमेंट ले लिया। अब कंपनी ने सालाना 22% इंटू नॉमिनल वैल्यू, सालाना 22% इंटू नॉमिनल वैल्यू कितना बनता है इंटरेस्ट, 1100 सालाना ये इंटरेस्ट पे करना है कंपनी ने, एग्रीमेंट हो गया, इंटरेस्ट देती जाएगी कंपनी। अच्छा, अब होता क्या, आज लेट्स अज्यूम आज आपने ये इंस्ट्रूमेंट बाय किया 5,000 में, लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट है ये, आपको कंपनी ने रेट ऑफर किया 22%, आपने 5,000 का इंस्ट्रूमेंट ये ले लिया। अब मार्केट में हमेशा तो इंटरेस्ट रेट इसी लेवल पे नहीं रहेंगे, वी होप इंशाअल्लाह कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी, तो उसके साथ इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आएंगे। आज 2023 है, 2023 की है, 2023 में आपने 22% के हिसाब से 5,000 का डिबेंचर बाय कर लिया, वो लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट है। अब लेट्स अज्यूम 1 साल गुजर गया, मई 2024 आ गई, अज्यूमिंग कि इलेक्शन भी हो गए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ गई, गवर्नमेंट भी आ गई, और इंटरेस्ट रेट आगे है मार्केट में, स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट जो 21 था वो 21 से गिर के आ गया से 15 पे। जब स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट 15 पे आ गया, तो 2024 में जब कोई कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, लोन का 15 नहीं तो 16 होगा। जैसे यहाँ पे 21 का 22 कर दिया था, वहां 15 का 16 होगा लेट्स अज्यूम। तो 2024 में ए लिमिटेड को सपोज दोबारा, ये भी ए लिमिटेड थी जिसने 22% पे आपको डिबेंचर दिया, 2024 में ए लिमिटेड को दोबारा पैसे की जरूरत पड़ी, तो अब ए लिमिटेड फिर 5,000 का डिबेंचर इशू करेगी, लेकिन कूपन रेट क्या होगा 16%। आपने 5,000 जब कंपनी को दिए, आपको उन 5,000 पे सालाना मिलना है 11%, लेकिन 2024 जब आया उसमें रेट है 16%, तो 16% इंटू 5% 800। 2024 में जो 5,000 कंपनी को देगा उसको सालाना मिलना है 800 रुपया। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि भाई आपका डिबेंचर आपने भी 5,000 दिए में, बट उस पर आती है रिटर्न 11,000, मैं भी 5,000 दे रहा हूं कंपनी को, मुझे मिलनी है 8,000। अब बोलो आप अपना डिबेंचर 5,000 का बेचोगे, यू वुड लाइक टू सेल इट एट अ हायर वैल्यू, एट अ प्रीमियम वैल्यू। तो यहां से कहानी आती है कि भाई डिबेंचर जब एक बार इशू हो जाता है ना नॉमिनल वैल्यू पे, तो लेटर और उसकी मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से फर्क हो सकती है। और वो फर्क कैसे नजर आ रहा है हमें कि अगर मार्केट वैल्यू में इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे तो मार्केट वैल्यू इंस्ट्रूमेंट की, पुराने इंस्ट्रूमेंट की बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो मार्केट वैल्यू गिर जाती है। फॉर एग्जांपल यहां पे रेट खुदा ना खास्ता 16 के बजाय 25 पे चला जाता, 16 के बजाय 25 पे रेट चला जाता 24 में जाके, तो 25 पे रेट जाने का मतलब क्या है कि रिटर्न क्या होनी थी 1250, कि भाई कंपनी को 5,000 दो तो 1250 सालाना मिलेगा। तो कोई आपको 5,000 देगा 1100 सालाना लेने के लिए? आपको कोई 5,000 नहीं देगा 1100 सालाना लेने के लिए। इसका मतलब आपका डिबेंचर 5,000 में नहीं बिकना, आपको अगर डिबेंचर बेचना है तो रेट कम करना पड़ेगा। तो डिबेंचर इशू होता है, डिबेंचर जब इशू किया जाता है उसकी नॉमिनल वैल्यू, नॉर्मली नॉमिनल वैल्यू इशू होगा से वो 5,000 है। डिबेंचर जब इशू किया जाता है एट द टाइम ऑफ इशू उसका कूपन रेट फिक्स करके ठप्पा लगा दिया जाता है डिबेंचर के ऊपर। कूपन रेट डिपेंड किस पे कर रहा होता है, प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट एट द टाइम ऑफ इशू पे। और जब कंपनी एक डिबेंचर इशू कर देती है, डिबेंचर इशू होने के बाद मार्केट में अगर मॉनेटरी पॉलिसी में तब्दीली की वजह से इंटरेस्ट रेट बदल जाते हैं, तो जो पुराने डिबेंचर इशूड हैं उनकी मार्केट वैल्यू बदल जाती है। और मार्केट वैल्यू बाय द वे सिर्फ लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट की एग्जिस्ट करती है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि कूपन रेट नॉमिनल वैल्यू जब ये इशू हो गया, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बदलने से मार्केट वैल्यू में उतार चढ़ाव आ जाता है, और ये इसका रिलेशनशिप है। इसको अभी मैथमेटिक्स भी इसका हम देखते हैं, वो भी हमारे स्कोप में थोड़ा सा डाल दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ी सी इसकी स्टोरी है जी। मार्केट वैल्यू इंटरेस्ट रेट के अलावा भी किसी चीज से बदलती है। अच्छा, ये जो है ना मार्केट वैल्यूएशन
ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, मार्केट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ये हमारा एक बड़ा मेजर एरिया है और सबसे अहम एरिया है सीफैप का। हमारे स्कोप में, ये सिलेबस में हमारे स्कोप में बेसिकली वैल्यूएशन एज अ टॉपिक नहीं है, लेकिन सिर्फ ये इतना सा रिलेशन और इस रिलेशनशिप के साथ एक छोटी सी कैलकुलेशन वो एग्जामिनर ने चूंकि किताब में भी दे दी है और पास पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन में भी डाल दिया, तो हम सिर्फ लिमिटेड सी डिस्कशन करेंगे। बाकी वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर्स या वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वो भी डिस्कस होगी आगे चल के सीफैप में। वो हमारा सबसे अहम एरिया है, सबसे एक कॉम्प्लेक्स एरिया है सीफैप का, तो फिलहाल हम उसकी डिस्कशन में अभी नहीं जाते। अभी हमारा सिर्फ नॉलेज इतना ही है कि हमें जो रिक्वायर्ड कि भाई डिबेंचर जब इशू किया जाएगा उस वक्त कूपन रेट कहाँ से लिया जाता है, और डिबेंचर इशू हो गया जब एक दफा तो उसके बाद अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बदलते हैं, जो कि यकीनन बदलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में उतार चढ़ाव की वजह से, तो इंटरेस्ट रेट के बदलने से जो इशूड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, नया इंस्ट्रूमेंट तो शायद 5000 पे इशू होगा, जब इशू होगा रेट उसका बदल जाएगा मार्केट के हिसाब से, 22 चल क्या होगा, 15 होगा, 16 होगा, 25 होगा, मार्केट के हिसाब से बदलेगा। लेकिन जो पुराने इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी के बदलाव से उनकी मार्केट वैल्यू बदल जाती है, और ये इनका रिलेशनशिप है। जी इंटरेस्ट रेट गिर गया तो मार्केट वैल्यू जब इशू हुआ था 22% पे फेस वैल्यू पे, जब रेट 16% आ गया, रेट गिर गया तो मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी, 5000 से ऊपर चली जाएगी। जी नॉमिनल वैल्यू तो बेटा ठप्पा लगा हुआ ना, वो तो नहीं बदलती। शेयर की नॉमिनल वैल्यू तो 10 रुपये रहती है, मार्केट वैल्यू में उतार चढ़ाव होता है ना। इसी तरह यहाँ पे डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू तो 5000 ही है, वो तो लॉक है, मार्केट वैल्यू उसकी बदल जाएगी। अगर रेट गिर जाएगा तो मार्केट वैल्यू 5000 से ऊपर चली जाएगी, अगर रेट बढ़ जाएगा तो मार्केट वैल्यू 5000 से नीचे आ जाएगी। ठीक है, जब 22% रेट था तो 5000 रुपए आपने दिए, आपको कंपनी ने 1100 रुपए का प्रॉमिस किया। मार्केट में रेट बेशक 16 पे चले जाए, आपका कंपनी से प्रॉमिस तो नहीं बदला ना। मार्केट में रेट बेशक 25 पे चला जाए, आपका रेट तो लॉक है ना भाई, आपको तो 22% पे कंपनी से प्रॉमिस हुआ है, आपका रेट तो नहीं बदलेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं बदलता फिर क्या है, मार्केट वैल्यू। नए डिबेंचर में तो रेट बदल जाता है, पुराने डिबेंचर में इंटरेस्ट का रेट तो नहीं बदल सकता ना, तो इसलिए पुराने डिबेंचर में बदल क्या जाती है, मार्केट वैल्यू। उसका भी रिलेशनशिप भी हम पढ़ते हैं, ये कैलकुलेशन भी थोड़ी देखेंगे। बट फिलहाल आप इस क्वेश्चन में देखो कि भाई अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपको ऑप्शन मिली इस केस में, नया डिबेंचर मार्केट में आया है 16 का, पुराना डिबेंचर मार्केट में पुराना 22% दे रहा है, तो क्या दोनों की कीमत बराबर हो सकती है? नहीं। और ये तो 16% वाला तो कंपनी ने 5000 का ही देना है, नया आया ना, 16% वाला नया है, वो तो कंपनी ने 5000 का देना है, तो 22% वाला 5000 में कोई क्यों बेचेगा? वो तो कहेंगे भाई मुझे तो ज्यादा पैसे दो, कंपनी तुम्हें 5000 16% दे रही है, 16% का मतलब तुम्हें 5000 पे 800 मिलेगा, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट तो 1100 दे रहा है, तो जो 800 रिटर्न सालाना देने वाली चीज अगर 5000 की है, तो सालाना 1100 रिटर्न देने वाली चीज तो महंगी होनी चाहिए ना। तो वो कितनी महंगी होगी इस पर बात करेंगे, बट रिलेशनशिप हमें सिर्फ अभी यहां देखना था कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो जो पुराने डिबेंचर हैं उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो पुराने डिबेंचर की मार्केट वैल्यू गिर जाती है। हम बात कर रहे हैं यहां पे ध्यान में रखिएगा, डिबेंचर का रेट लॉक है, जब इशू हो गया वो लॉक है। हम जिस इंटरेस्ट रेट बदलने की बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से मार्केट में इंटरेस्ट रेट बदलने की बात कर रहे हैं, ये 22 नहीं बदल सकता, ठीक है। लेकिन बाद में अगर मार्केट में रेट 16 पे चला जाए या 25 पे चला जाए तो इस इंस्ट्रूमेंट की मार्केट वैल्यू वो बदल जाती है। जी बेटा, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू है, वो तो प्रिंटेड है, उसकी तो अकाउंटिंग एंट्री आप डाल देते हो ना, डेबिट बैंक क्रेडिट लोन 5000। सर ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी है वो पेशेंट्स की फेस वैल्यू 5000 की डिबेंचर की, तो वो 5000 से कम या ऊपर के ऊपर इशू कर सकता है मार्केट के अंदर? जी बिल्कुल कर सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। यानी इसलिए आपको वर्ड यहाँ पे क्या लिखवाया, नॉर्मली इशूज। कंपनी नॉर्मली फेस वैल्यू पे इशू करती है, नॉमिनल वैल्यू पे इशू करती है, कंपनी उससे कम ज्यादा की बात अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। सर एक कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो कंपनी की लगती है इशू करती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो कंपनी डिबेंचर इशू करेगी या नहीं करेगी? तो भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंपनी डिबेंचर कब इशू करती है, जब कंपनी को पैसे की जरूरत है। अब कंपनी को पैसे की जरूरत है अगर, तो उसको लोन लेना है। अब लोन वो बैंक से भी ले ले या पब्लिक से भी ले ले, बैंक से लोन ले, निगोशिएट करो, रेट एग्री करो, लोन ले लो। पब्लिक से लोन लेना है तो पब्लिक को मनाना पड़ेगा, जैसा बैंक को मनाना पड़ता है। आम तौर पे वैसे रियल लाइफ में बात करें, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो लोग इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं, वो इंतजार करते हैं हालात ठीक हो जाए फिर देखेंगे, अभी होल्ड कर लो, नया प्रोजेक्ट नहीं लगाते, पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, बहुत मजबूरी हो किसी की तो इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज लोग रुक जाते हैं। जैसे आजकल कारोबार हमारी स्टैंड स्टिल पे आया है, लोग नया कोई फैक्ट्री लगाने से हिचकिचा रहे हैं, नए एक्सपेंशन से हिचकिचा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग कारोबार चल रहा है उसी को संभाल के रख रहे हैं, तो यही चलता रहा, इसी को संभालने खड़े रहे, हम जिंदा रहने काफी है, हालात ठीक होंगे कर लेंगे काम। तो लेकिन अगर किसी की मजबूरी है, फॉर एग्जाम्पल किसी को ऐसा ऑर्डर आ गया जिसकी वजह से उसको इन्वेस्टमेंट करना मजबूरी है, तो हो सकता है वो पैसा लेना चाहें, वो लेना चाहेंगे तो उनको फिर जो रेट मार्केट में चल रहा है उसके साथ पब्लिक को रेट ऑफर करना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक को अपनी मर्जी के मुताबिक रेट मिलेगा, दे मे बी इंक्लाइंड टू इन्वेस्ट, ठीक है जी।
2023 में 16% आ गया है। 2024 में से 16% पे चला गया मार्केट में इंटरेस्ट रेट। अब जो मार्केट वैल्यू जो पहले हमने इशू किया था 2023 में जो डिबेंचर इशू किया था उसकी वैल्यू 5,000 से ज्यादा का बिकेगा मार्केट में। नॉमिनल वैल्यू नहीं बदलेगी, मार्केट में वो महंगा बिकेगा। कंपनी ने मैच्योरिटी से 2030 में होनी है, वो तो मैच्योरिटी पे कंपनी ने जितने पैसे लिए उतनी जो प्रॉमिस किया वही वापस करेगी ना आपको। बट मार्केट वैल्यू है, मार्केट में आज किस रेट पे बिकता है वो बता जाता है। ये बेटा इफेक्टिव रेट का वर्ड मैंने यूज किया क्लास में, तो मतलब की पूछ रहे मुझसे, हाँ? तो सुना तो तूने बहुत कुछ होगा, सब कुछ पूछेगा मुझसे क्लास में, पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हो तुम। आगे चल के बात करेंगे, आगे हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एरिया पढ़ना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट है ना, रेट की कैलकुलेशन की बात वहां पे होगी इंशाल्लाह। जी, इरिडीमेबल का मतलब ही ये है नॉट रीपेएबल, मतलब वो रीपे नहीं करने कंपनी ने। अगर तो लिस्टेड है मार्केट में बेच के पैसे ले लो, कंपनी ने पैसे वापस नहीं करने इन्वेस्टर को, कंपनी ने सालाना इंटरेस्ट ही देना है उन पे। इरिडीमेबल नॉट रीपेएबल, कंपनी पैसे वापस नहीं करेगी, कंपनी कभी लिक्विडेशन में जाएगी सिर्फ उस सूरत में पैसे वापस होंगे। जी बेटा हाथ खड़ा करके, बेटा एग्रीमेंट बाय नेम इरिडीमेबल का मतलब है नॉट रीपेएबल। अगर कॉन्ट्रैक्ट आपको अलाउ करता है, एग्रीमेंट जिसके तहत आपने लोन लिया है उसमें अगर ये ऑप्शन है कि अगर कंपनी चाहे तो रीपे कर दे तो हो जाए, बट बाय नेम इरिडीमेबल का मतलब नॉट रीपेएबल, प्रॉमिस टू पे नहीं है, कंपनी को कमिटमेंट टू रीपे नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऑप्शन है कि हम चाहें तो बाय कर सकते हैं, पब्लिक से वापस ले सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट पे है डिपेंडेंट, बट रीपे इरिडीमेबल का मतलब नॉट रीपेएबल। सर हम आमतौर पे इंटरेस्ट रेट किसको ज़्यादा दे रहे होते हैं, बैंक को या इन्हें कंपनी को? आम तौर पे इंटरेस्ट बैंक लोन हमें महंगा पड़ता है या आम तौर पे हमें पब्लिक लोन महंगा पड़ता है, केस टू केस वेरी कर सकता है। आप सिर्फ ये समझो कि बैंक और पब्लिक में से चूज हम कैसे करेंगे। वैसे वो पॉइंट आगे चल के हमारे पास आना है, ये हमारी डिस्कशन है कि बैंक में क्या प्लसेज हैं, पब्लिक में क्या प्लसेज माइनसेज हैं, वो बात आनी आगे। लेकिन एक फैक्टर मैं आपको बता देता हूं नॉर्मली कि अगर आपको कुछ थोड़े बहुत पैसे चाहिए ना तो एक बैंक से आप ले लेते हो। जैसे हमने इक्विटी में बात की थी कि थोड़े पैसे चाहिए तो आप प्लेसिंग में चले जाओ, एक दो बैंकों से मेरे पैसे ले लो। लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ फंड चाहिए तो कोई बिकल्ला बैंक आपको नहीं देता, आपको पब्लिक के पास जाना पड़ता है। इसी तरह लोन में भी अगर आपको थोड़ा बहुत लोन चाहिए एक बैंक दे देगा, ज्यादा लोन चाहिए तो फिर बैंकों में कॉन्सेप्ट होता है सिंडिकेटेड लोन का। एक बैंक कहता है जी आपको 20 अरब चाहिए, 50 अरब चाहिए, तो मुझे तो स्टेट बैंक 10 अरब से ज्यादा किसी पार्टी को लोन देना अलाउ नहीं करता। आपको 50 अरब चाहिए, अगर मुझे ज्यादा दे तो मैं 4 और बैंक साथ में ला लूं, हम एक पार्टी सिंडिकेट बना लें, हम सिर्फ मिलकर आपको 50 अरब का लोन दे दें, तो इसको हम सिंडिकेटेड लोन कहते हैं। बैंक्स मिलके 5 बैंक मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप फिर कंपनी को 50 अरब का लोन देता है 10-10 करके, ठीक है। लेकिन इसका अल्टरनेट ये भी हो सकता है कि आप कंसोर्शियम में जाने के बजाय पब्लिक के पास भी जा सकते हैं। ज्यादा लोन चाहिए किसी एक बैंक से नेगोशिएट करने के बजाय हम पब्लिक के पास चले जाते हैं। तो पब्लिक से उसमें यह है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बात का पब्लिक से लोन लेना आपको सस्ता पड़ सकता है। उस पर भी हम बात करेंगे आगे चल के, शायद आज की तारीख में डिस्कशन आ जाए कि पब्लिक प्लस टीएफसी, आज नहीं तो कल इस पे बात हो जाएगी, क्या प्लसेस हैं क्या माइनसेस हैं, का कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, कूपन रेट, नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू 3 टर्म्स में हमने बात की, और मार्केट इंटरेस्ट रेट और मार्केट वैल्यू का बिहेवियर, इस पर भी बात हुई। ये जनाब वो जुमला जिसमें हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू डिवेंचर में चेंज आफ्टर इट्स इशुएंस विद द सब्सिक्वेंट चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट लेवल। अच्छा यहाँ पे एक और बात नोट कर लीजिए, जब डिबेंचर इशू होता है ना, एट द टाइम ऑफ इशू, डिबेंचर नॉमिनल वैल्यू पे इशू हुआ, एट द टाइम ऑफ इशू उसकी नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर है, और वो तब तक बराबर रहती हैं जब तक इंटरेस्ट रेट में मार्केट में उतार चढ़ाव नहीं आएगा। जैसे ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट में उतार चढ़ाव शुरू होगा तो डिबेंचर की मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से हिल जाएगी। इशू होने के बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरे तो मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ऊपर चलेगी। साल गुजरा, मार्केट इंटरेस्ट रेट फर्दर गिर गए, मार्केट वैल्यू और ऊपर चलेगी। आगे चल के इंटरेस्ट रेट नीचे आने शुरू हुए तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट चढ़ने शुरू हुए, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे मार्केट वैल्यू नीचे आती जाएगी। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप चलता रहता है। एट द टाइम ऑफ इशू नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर है, इशुएंस के बाद जैसे जैसे सब्सिक्वेंटली इंटरेस्ट रेट बदलते हैं, मे चेंज आफ्टर इशुएंस विद द सब्सिक्वेंट चेंजेस इन मार्केट इंटरेस्ट रेट लेवल, और ये इसका बिहेवियर हमने जो बात की। अच्छा, अब हम छोटी सी, जैसे मैंने कैलकुलेट कहा था कि इस बिहेवियर तो हमने समझ लिया, बिहेवियर के बेसिस पे कैलकुलेशन पे भी हमें सवाल थोड़े एक एक दो नंबर के एमसीक्यूज आए हैं, तो हम उस पर बात करते हैं कि हम मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, ये बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने का तरीका है पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद डिबेंचर लीजिए। अब कैश फ्लो एसोसिएटेड विद डिबेंचर क्या होते हैं, कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद डिबेंचर क्या है? तो अगर तो है डिबेंचर इरिडीमेबल तो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है इन परपेचुइटी, अगर डिबेंचर रिडीमेबल तो इंटरेस्ट इनकम है और फिर मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल है। हमने किसी डिबेंचर की मार्केट वैल्यू अगर लेनी है, मार्केट वैल्यू लेने का तरीका क्या है? पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद डिबेंचर। जिस डिबेंचर की वैल्यू लेनी है उसके फ्यूचर कैश फ्लो देखो क्या है। अगर इरिडीमेबल डिबेंचर है उसके फ्यूचर कैश फ्लो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है,
अगर रिन्यूएबल डिबेंचर है तो उसके फ्यूचर में इंटरेस्ट भी आना है और प्रिंसिपल भी आना है। तो फ्यूचर कैश फ्लो देखो और इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। किस रेट पे? प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट एज डिस्काउंट फैक्टर। डिबेंचर की मार्केट वैल्यू का तरीका क्या है? डिबेंचर के कैश फ्लोज डिटरमिन करो और उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट पे। इसकी एक आध इलस्ट्रेशन करते हैं जिससे प्रिंसिपल आपको जरा क्लियर होगा। हमारे पास इसकी 3 एक्टिविटीज हैं जी, इनको हम जरा परफॉर्म करते हैं और फिर हम इस पे बात करते हैं। प्रिंसिपल मैंने आपसे शेयर कर लिया, अब इन एक्टिविटीज को हम परफॉर्म करते हैं। ये जी एक बॉन्ड का डाटा है, एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू इट्स टीएफसी इशूड फ्यू ईयर्स अगो। कुछ साल पहले टीएफसी इशू किया था, उसका डाटा जनाब। पार वैल्यू 5000, कूपन रेट 7% पर एनम, रिडम्पशन इन 5 ईयर्स। कुछ साल पहले इशू हुआ था, रिडीमेबल है 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद रिडीमेबल है। रिडम्पशन वैल्यू 10% प्रीमियम। अच्छा, रिडम्पशन वैल्यू पार भी हो सकती है, पार का मतलब जितने का 5000, रिडम्पशन वैल्यू प्रीमियम भी हो सकती है, ठीक है। इस केस में जैसे 10%। अगर रिडम्पशन वैल्यू प्रीमियम पे है, इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टर को हम रिडम्पशन पे 10% एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहे हैं इन द शेप ऑफ कैपिटल गेन। इसका शेयर में होता है ना, शेयर्स में कंपनी जब शेयर इशू करती है नॉमिनल वैल्यू पे इशू कर दी, फिर मार्केट जब इन्वेस्टर शेयर बेचता है तो अगर प्राइस नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा है तो उसको कैपिटल गेन आ जाता है। सालाना पे डिविडेंड आता रहता है और बेचने पे कैपिटल गेन आ जाता है। यहां पे भी कहानी वही है कि अगर कंपनी ने पार वैल्यू पे इशू किया था, सालाना इंटरेस्ट देती रही है और जब इन्वेस्टर ने इंस्ट्रूमेंट वापस किया कंपनी को तो इन्वेस्टर को कैपिटल गेन आ गया 10% प्रीमियम, मतलब 5000 की जगह 5500 कंपनी वापस करेगी। तो ये जनाब एक इंस्ट्रूमेंट की कहानी है। और रेलेवेंट प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इज 9%। कूपन रेट तब का इंटरेस्ट रेट है जब डिबेंचर इशू किया गया था। इशू करने के बाद आजकल मार्केट में रेट चल रहा है 9%। रेलेवेंट प्रिवेलिंग से मुराद अगर ये कंपनी आज डिबेंचर इशू करे तो 9% पे इशू करेगी, मार्केट में रेट बदल गया है। तो हमने अगर इस डिबेंचर की मार्केट वैल्यू निकालनी हो तो हमने कहा मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका है डिबेंचर के फ्यूचर कैश फ्लोज देखो। कौन से कैश फ्लोज? कि अगर किसी इंसान के पास, किसी इन्वेस्टर के पास ये डिबेंचर है तो इस डिबेंचर की मदद से फ्यूचर में वो क्या कमा सकता है। तो अगर हमारे पास ये डिबेंचर है तो इस डिबेंचर से अगले 5 साल हम 7% इंटू 5000 ये इंटरेस्ट कमाएंगे और 5 साल बाद 5500 का प्रीमियम लेंगे। तो 5 साल का सालाना इंटरेस्ट और 5 साल बाद की रीपेमेंट, ये है इसके कैश फ्लोज। तो हमने कहा जी फ्यूचर कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करें सबसे पहले। तो इस एग्जांपल में हमारे पास एग्जांपल 1 है कि नहीं? 1 तो नंबर है नहीं, एग्जांपल है जी सर, एग्जांपल बगैर नंबरी। अच्छा जी, इसमें है इंटरेस्ट ईयर वाइज 1 से लेके 5 तक और उसकी कैश फ्लो है 7% इंटू 5000 350 और फिर रीपेमेंट है 5 साल बाद और वो 5000 का 10% प्रीमियम 110% 5500। तो हमने असूल क्या पढ़ा? आपने किसी भी डिबेंचर की वैल्यू लेनी है, उसके फ्यूचर कैश होते कि पास्ट रेलेवेंट नहीं है, कुछ साल पहले इशू हुआ था, कितने साल पहले इशू हुआ, कितने का इशू हुआ, कितना इंटरेस्ट दे चुका है, दैट इज नॉट रेलेवेंट। मार्केट वैल्यू जब भी लेनी है फ्यूचर। तो भाई आज अगर जिस किसी के पास इंस्ट्रूमेंट ये है उसको 5 साल 350 के साथ इंटरेस्ट आना है और 5 साल बाद 5500 का प्रिंसिपल आना है। इसकी पीवी ले लो इन कैश फ्लोज की किस रेट पे? 9% पे। तो जनाब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लाइए 9% का। तो जनाब ये है एन्युटी 9% 5 ईयर, एन्युटी फैक्टर बोलो जी 3.890 और ये 9% 5 ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 650। लीजिए जी यहां से प्रेजेंट वैल्यू देखिए 350 इंटू 3.890 1362 5500 टू 0.650 3575। लीजिए इसका सम कीजिए, दिस इज मार्केट वैल्यू 4937। ये है जी मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। बेटा सालाना है ना, इंटरेस्ट तो सालाना होता है और डिबेंचर की रिडम्पशन में कितने साल रहते हैं? 5 साल। तो हमने कहा हमने किसी डिबेंचर की जब भी वैल्यू एस्टिमेट करनी है उस डिबेंचर की रिडम्पशन तक टोटल लाइफ डिबेंचर की जितनी है सारे फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टिमेट करो, उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो। तो इस केस में इस डिबेंचर के फ्यूचर कैश फ्लोज में 5 साल इंटरेस्ट आना है और 5 साल बाद 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन है। तो 5 साल 350 रुपए सालाना इंटरेस्ट और 5 साल बाद 5500 का प्रिंसिपल और प्रिवेलिंग इंटरेस्ट 9% पे प्रेजेंट वैल्यू लें तो ये इंटरेस्ट इनकम की प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रिंसिपल रीपेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू, टोटल 4937। ये डिबेंचर आज मार्केट में 4937 का बिकेगा जी। बेटा लेना चाहिए ना लेने की बात नहीं है। आप मार्केट में अगर ये डिबेंचर बेचने जाते हो तो ये इतने का बेच पाओगे और अगर आप मार्केट में आप डिबेंचर या खरीदना चाहते हो तो इसको इतने का खरीदना है, ठीक है ना। ये डिबेंचर बेटा 5 का तो आपने खरीदा था कुछ साल पहले,
इशू जब हुआ था ना, इशूड फ्यू ईयर अगो, वो तो तब की बात है। अब आज हालात बदल गए। या तो है ना मैं इंतजार करूं 5 साल का, 5 साल का इंतजार करूं और 5 साल बाद 5000, 5 साल तक ये 350 वसूल करूं और 5500 ले लूं। एक ऑप्शन ये है मेरे पास। दूसरी ऑप्शन क्या, आज बेचूं मार्केट में। अगर आज बेचूंगा तो इतने का बिकता है। अब ये मेरी मर्जी है, मैं क्या लेना चाहता हूं, 5 साल 350 और 5 साल बाद 5500, या आज 4937। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये 5 साल का कैश होता है, ये आज का कैश हुआ। तो इन दोनों में से मेरी अर्जी जो मर्जी ले लूंगा, ठीक है। लेकिन आज मैंने अगर बेचना है तो 4937 का बिकेगा, आपने खरीदना है तो 4937 का खरीदना है। दिस इज द मार्केट वैल्यू। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, ये एक और एक्टिविटी आ गई हमारे पास, एक्टिविटी 1। जी बेटा, क्वेश्चन कोई? एक्टिविटी 1 अगेन रिपीट रिवीजन है इसी कॉन्सेप्ट की जो हमने एग्जांपल की। वाई लिमिटेड हैज द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू इट्स टीएफसी इशूड फ्यू ईयर अगो। पार वैल्यू 5000, कूपन रेट 12%, रिडीमेबल इन 10 years, रिडम्पशन वैल्यू एट पार और प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इज 10%। कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द अबव डिबेंचर। तो इसी अंदाज में हम इनके पहले कैश फ्लोज बनाते हैं। एक्टिविटी 1, इंटरेस्ट ईयर वाइज कितने साल? 10 साल। फ्यूचर सिर्फ देखना है। यहां पे एग्जामिनर आपको ट्रिक कर सकता है, यहां पे तो फ्यू लिखा है, पता ही नहीं, कह सकता 3 साल का इशू किया था, रेलेवेंट नहीं है, हमें पास से कुछ लेना देना नहीं है। वो हो सकता है यहां पे कोई और इंफॉर्मेशन दे दे, हमें पास से नहीं लेना, हमें लेना है भाई फ्यूचर क्या है, कितने साल रह गए हैं आगे, आज से आगे। तो इस केस में आज से आगे 10 साल है। और कैश फ्लो अगर हम कैलकुलेट करें, यहीं पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5000 नॉमिनल वैल्यू पे 12% सालाना 600। सो 10 साल तक इंटरेस्ट आएगा 600 का, फिर रीपेमेंट आएगी प्रिंसिपल की, और वो है 10 साल बाद, और वो है पार पे, मतलब 5000 पे। तो अब हम लाते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे प्रिवेलिंग रेट जो कि चल रहा है 10% पे, और फिर हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो 10% 10 साल, एन्युटी फैक्टर 6.145, और 10% 10 साल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये सिंगल कैश फ्लो है 0.386। लीजिए जी, मल्टीप्लाई कीजिए इनको, प्रेजेंट वैल्यू क्या बनी 600 इंटू 6.145 3687, और 5000 इंटू 0.386 1930। सम कर लीजिए, मार्केट वैल्यू 561417। तो ये डिबेंचर जो एक्टिविटी 1 में जिसका डाटा दिया गया है, ये डिबेंचर अगर हम आज बेचना चाहें तो इसकी मार्केट वैल्यू है 5617। जी बेटा, ये जो हमने दोनों की है, ये रिडीमेबल की है। अगर ये भी रिडीमेबल है, रिडीमेबल है, तो अगर हम इरिडीमेबल की बात करें तो भी कर लेते हैं, इंतजार क्यों करता है। एक्टिविटी 2। जी बेटा, बेटा जिस वक्त आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो उस वक्त का रेट, आज मार्केट का रेट 10% है तो आज वैल्यू ये है, कल रेट 10.5 हो जाएगा तो कल वैल्यू बदल जाएगी। भाई मार्केट वैल्यू तो बदलती रहती है ना, जिस तरह शेयर की वैल्यू है कभी फिक्स रहती है मार्केट में शेयर की वैल्यू। मार्केट स्टॉक एक्सचेंज को देखो ना, तो एक शेयर को पकड़ो, रोज क्या हर 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद उसकी वैल्यू 2 पैसे ऊपर, 4 पैसे नीचे, 5 पैसे ऊपर, 10 पैसे नीचे चलती रहती है। तो इसकी शायद हर रोज तो नहीं बदलेगी, लेकिन जैसे इंटरेस्ट रेट बदलेगा वैल्यू बदलनी चाहिए, ठीक है। तो हम जब वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उस वक्त प्रिवेलिंग, उस वक्त मार्केट में क्या रेट चल रहा है वो उठाएंगे, कैश फ्लोज डिटरमिन किए, मार्केट के रेट पर डिस्काउंट किया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। जब रेट बदलेगा मार्केट का, वैल्यू बदल जाएगी। यही बिहेवियर हमने पढ़ा था। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, आपके साथी को इरिडीमेबल याद आ रहा था तो इरिडीमेबल की बात आ गई। एक्टिविटी 2, if Z Limited has the following data relating to its irredeemable TFC issued few years ago, par value 5000, coupon interest rate 10%, prevailing interest rate 8%, calculate market value of debenture। तो भाई असूल क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट प्रिवेलिंग रेट। अब इरिडीमेबल डिबेंचर अगर किसी इन्वेस्टर के पास है तो उसको फ्यूचर में क्या रिटर्न आनी है, ओनली इंटरेस्ट इन परपेचुइटी, ठीक है। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर, एक्टिविटी 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर इज आई ओवर प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी। डिस्काउंटिंग इन परपेचुइटी लगनी है सिर्फ। तो आई क्या है, 5000 रुपए पे कूपन रेट इज 10% और प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इज 8%, 0.08। लीजिए जी, क्या वैल्यू आई, ₹6250। ये है जिस इंस्ट्रूमेंट की मार्केट वैल्यू। अच्छा जी, मैं एक दो एक्टिविटीज और लिखता हूँ, वहाँ पे जरा कम थी तो मैं एक आध एक्टिविटी जरा यहाँ बनाता हूँ, इनको आप सॉल्व कीजिएगा। चले मैं उधर स्क्रीन पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करने की जगह छोड़ देते हैं।
Activity number 3. A Limited issued TFC 3 years ago at nominal value rupees 5,000 at coupon rate of 7% with a maturity of 15 years. ठीक है जी, 3 साल पहले 15 साल मेच्योरिटी का इंस्ट्रूमेंट इशू किया गया, कूपन रेट था 7%, नॉमिनल वैल्यू 5,000. कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ TFC if prevailing relevant interest rate is 12% and TFC will be redeemed at 20% प्रीमियम. मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी. डाटा एक्टिविटी 3 का आपके पास आया. पब्लिक को अप्रोच करना है, शेयर क्यों नहीं इशू करते? तो डेट वर्सेस इक्विटी, डेट वर्सेस इक्विटी का बिहेवियर वो भी हमने आगे चल के डिस्कस करना है. डेट के अपने कुछ फायदे हैं, इक्विटी के अपने कुछ फायदे हैं. तो अभी हमने डेट वर्सेस इक्विटी की डिस्कशन हम जाके आगे देखेंगे. अगर आपको इक्विटी की जरूरत है तो आप जरूर शेयर इशू कीजिए, क्योंकि और अगर आपको डेट की जरूरत है फिर आपको TFC इशू करने हैं. तो कंपनी अपनी जरूरत के मुताबिक अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस सेलेक्ट करती है. कुछ बात तो हमारी होगी थी, कॉस्ट कंट्रोल एटसेट्रा एटसेट्रा, शुरू में हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे सेलेक्ट करना है. कुछ बात मजीद आगे करेंगे. कंपनी को कभी डेट की जरूरत होती है, कभी कंपनी को इक्विटी की जरूरत होती है. किन बेसिस पे ये फैसला होता है वो फैक्टर्स कुछ बात हम कर चुके हैं, कुछ बात मजीद आगे करते चलेंगे. जी जनाब, क्या बनते हैं यहाँ पे कैश फ्लो? एक तो बनेगा इंटरेस्ट, उसके ईयर कब से कब तक, कितने साल इंटरेस्ट? हाँ जी 12 साल. 3 साल पहले डिबेंचर इशू हुआ था, मेच्योरिटी थी 15 साल, तब कितने साल रह गए हैं? 12 साल. फ्यूचर इज ओनली 12 ईयर. 3 साल इज हिस्ट्री. तो यही आपको बताया था भाई, हिस्ट्री नहीं, फ्यूचर इज रेलेवेंट. तो वही बात, जो क्वेश्चन की थोड़ी सी वर्डिंग बदली तो आपने कॉन्सेप्ट को चूंकि अप्लाई नहीं किया था, सही तरह सीखा नहीं होता, तो आप बस उसी चक्कर में चल के 15 साल है, 1 से 15 लगा दो. तो आपको बताया गया है, मैंने 2-3 दफा बोला था, फ्यूचर, पास्ट इज नॉट रेलेवेंट. 3 साल पहले उस वक्त यहाँ पे मेच्योरिटी लिखी हुई है, ये नहीं लिखा हुआ कितने साल बाद रिडीमेबल है. यहाँ पे लिखा है मेच्योरिटी 15 साल थी. तो हम जब वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वहां से आगे की बात करनी है, वहां से फ्यूचर में सिर्फ 12 साल रह गए हैं. तो 12 साल में आपका इंटरेस्ट जो जाएगा दैट विल बी नॉमिनल वैल्यू इनटू 7%, इट इज 350. फिर रीपेमेंट आएगी, वो भी आज से 12 साल बाद आएगी. मेच्योरिटी 15 साल थी, 3 गुजर चुके हैं, बाकी 12 रह गए हैं. और वो 5,000 का 20% पे ऊपर, 5,000 के ऊपर 20% मतलब 6,000. अब हमें इसको डिस्काउंट करना है और डिस्काउंट फैक्टर के लिए हमें रेट दिया गया है, प्रिवेलिंग रेट इज 12%. तो 12%, 12 ईयर एन्युटी 194 और 12% 12 ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.257 लीजिए जी. यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लीजिए, इसका सम कीजिए, ये आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है. मार्केट वैल्यू बोल रहे हो 3710, ये है मार्केट वैल्यू ऑफ द TFC. जी बेटा, पहले फ्यू ईयर्स अगो था, 3 ईयर्स अगो है. तो और मैंने इसको इग्नोर ही किया भाई. मैंने आपको ये भी कहा था कि सिर्फ फ्यूचर कंसिडर करना है. वहां पे क्या था, वहां पे फ्यू ईयर्स अगो था, वहां पे था डिबेंचर्स रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स. तो 10 साल बाद रिडीमेबल है, तो आपने 10 साल का डाटा ले लिया. अब यहाँ पे डिबेंचर कितने साल बाद रिडीमेबल है? पढ़ ले भाई, 12 पढ़ ले जाके. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे रिडीमेबल इन, अभी के लिए आते ही नहीं, ये रिडीमेबल है 10 साल बाद. इसका तर्जमा कर करोगे, रिडीमेबल इन 10 ईयर्स, 10 साल बाद रिडीमेबल है. वहां पे लिखा था जब इशू किया था तब मेच्योरिटी 15 साल थी. बेटा फ्यू ईयर के लिहाज से आप मेजर कर सकते हो, तो ये भी तो सोच रहे हैं ना. तो ये फिर प्रेजेंट के लिहाज से ही हो सकता है, फ्यू ईयर के लिहाज से हो नहीं सकता. तो वहां पे चूंकि 3 साल पहले था तो बता दिया मेच्योरिटी है. ठीक है, तो असल पॉइंट यहाँ पे पिक करना है, हमने फ्यूचर लेना है. अच्छा, एक और सवाल पकड़िए जरा, इलस्ट्रेशन एक्टिविटी एक और देखिए जरा. अब यहाँ पे भी एक आपको एक वेरिएशन मैं दूंगा.
Activity number 4. B Limited issued a TFC nominal value 5,000 5 years ago at a discount of 10% on nominal value. जैसे मैंने कहा था कि नॉर्मली इशूड एट नॉमिनल वैल्यू, लेकिन इट कैन बी इशूड एट डिस्काउंट. ठीक है, डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है. तो जनाब 5 साल पहले डिबेंचर इशू किया था 10% डिस्काउंट पे, मतलब 4500 रुपए लेके 5000 का डिबेंचर दे दिया था. ठीक है, तो कूपन रेट इसका था जी 10%. मेच्योरिटी इसकी थी से 15 साल. ये होगी कहानी इशुएंस की. ठीक है, 5 साल पहले 10% डिस्काउंट पे इशू किया गया, कूपन रेट भी 10% था, मैच्योरिटी 15 साल थी. रिक्वायरमेंट है मार्केट वैल्यू. रिडम्पशन 15% प्रीमियम पे है और प्रिवेलिंग रेलेवेंट इंटरेस्ट रेट इज 12%. लीजिए जी, आपको मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डेटा आपके सामने है. असूल फिर याद कर लीजिए, मैं फिर बोल रहा हूं, डिबेंचर के फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने हैं प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट पे, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज. तो पहले फ्यूचर कैश फ्लोज का पीरियड आइडेंटिफाई कीजिए, फ्यूचर कैश फ्लोज की वैल्यूज आइडेंटिफाई कीजिए और डिस्काउंट रेट तो आपको गिवन है. कैश फ्लोज को रेट पे डिस्काउंट कीजिए, मार्केट वैल्यू मिलेगी. आपको आना है इंटरेस्ट कितने साल? 10 साल. बिल्कुल ठीक हो गया जी, इयर्स 10 साल. और कितना? नॉमिनल वैल्यू इनटू कूपन रेट. इशू कितने पे हुआ, इसका इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है. अगर याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सालाना इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बताई थी. नॉमिनल वैल्यू इनटू कूपन रेट. इशू 10% डिस्काउंट पे हुआ, इशू 20% डिस्काउंट पे हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इंटरेस्ट पेमेंट की कैलकुलेशन इज कूपन रेट इनटू नॉमिनल वैल्यू. ठीक है, तो ये जनाब 500 का इंटरेस्ट आ गया सालाना. और फिर रीपेमेंट है, रीपेमेंट 10 साल बाद है और वो 10% कितने प्रीमियम पे? 15% प्रीमियम पे. तो 5000 इंटू 115% 5750. अब डिवेंचर माजी में 4500 का इशू हुआ, दैट इज माजी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. हमारा लेना देना फ्यूचर से. तो फ्यूचर में तो सिर्फ इंटरेस्ट है और रिडम्पशन. ठीक है जी, तो ये रिडम्पशन आ गई. इसके बाद लीजिए आप डिस्काउंट रेट. डिस्काउंट रेट आपका आएगा 12% पे. 12% 10 साल 650. 12% 10 साल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.322. लीजिए जी प्रेजेंट वैल्यू और फिर सम जो है वो मार्केट वैल्यू है 4677. ये है जी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू. जी एनी क्वेश्चन? 3 एग्जाम्पल्स किताब में अवेलेबल थी. 2 फर्दर एक्टिविटीज़ मैंने आपके सामने बना के मजीद बॉन्ड वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा. ये क्वेश्चन हमें माजी में MCQs में पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी हैं. बट असूल सीधा सा है, उस असूल पे हमने कुछ वेरिएशन डिस्कस कर ली. अच्छा ये आज के इतना ही. मैडम कुरातुल ऐन इज़ हियर. शायद ये आपका फीडबैक का टाइम है, तो नेक्स्ट 5 मिनट्स आप मैडम के हवाले. मेरी तरफ से यहाँ पे हमने 3-4 के साथ आज का काम खत्म. बाकी कल मिलेंगे इंशाअल्लाह, डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.